हाँ तो नमस्कार साथियों, क्या हाल चाल है आप सभी के। मौसम थोड़ा गंभीर है, सर्दी का माहौल है, सर्दी भी बहुत ज़्यादा पड़ रही है, तो थोड़ा अच्छे से आउट पहन के रहा करो, है ना। बस मेरा तो यही कहना होगा। हाँ तो आज की कक्षा होने वाली है हमारी कक्षा 6। जो भूगोल की पुस्तक हम पढ़ रहे थे उसका हमने एक चैप्टर अच्छे से कंप्लीट कर लिया था। आज की जो कक्षा होगी उसमें हम द्वितीय अध्याय ग्लोब, अक्षांश एवं देशांतर को पढ़ने वाले हैं। ठीक है, जहां तक होगा इस कक्षा में हम कंप्लीट चैप्टर को पढ़ लेंगे। अगर नहीं हो पाएगा तो फिर नेक्स्ट जो अपन इसका पार्ट बनाएंगे, ठीक है, वो उसमें अपन उसको डेफिनेटली कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, तो शुरू करते हैं बिना किसी देरी के आज की जो कक्षा है उसको। ठीक है, कक्षा का जो शीर्षक रहने वाला है, ठीक है, मोरल रहने वाला है, टाइटल रहने वाला है, वो है ग्लोब, अक्षांश एवं देशांतर। ठीक है, एक बार मैं लिखता हूं यहाँ पे, क्या लिखूं मैं यहाँ पे, हाँ, ग्लोब, ग्लोब, अक्षांश एवं देशांतर। ठीक है, एवं देशांतर। ठीक है, लेटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड, देशांतर। ठीक है भाई, ये हमारा आज का चैप्टर रहने वाला है। ठीक है, आज की इस कक्षा में हम यही जानेंगे कि ग्लोब क्या होता है, किस काम में आता है, अक्षांश क्या होती है, देशांतर क्या होता है, आदि विविध विषयों पे बहुत डिटेल में पढ़ने वाले हैं, बहुत डीप तरीके से पढ़ने वाले हैं। ठीक है, अगर आप इस क्लास को अगर एकाग्रचित होकर देखते हो, ठीक है, एक तक अगर ध्यान से देखते हो बिना किसी ध्यान को डाइवर्ट किए हुए, तो मैं डेफिनेटली कह सकता हूं कि आज की कक्षा के बाद आपको कभी अक्षांश देशांतर में दिक्कत नहीं आएगी। ये मेरा दावा है आप सभी के साथ। ठीक है, तो झूठे दावे करेंगे नहीं, देखते हैं कितना समझ में आता है। ठीक है, हाँ, तो अब अपन बात करते हैं पहले ग्लोब के बारे में। ठीक है, ग्लोब क्या है, ठीक, ग्लोब क्या है इसके बारे में बात करते हैं अपन। जो ग्लोब है इसकी उत्पत्ति होती है लैटिन भाषा के, लैटिन भाषा के ग्लोबस शब्द से। ठीक है, किससे, ग्लोबस शब्द से होती है, जिसका अर्थ होता है क्या, पिंड। ठीक है, पिंड या फिर गोला, अपन ये कह सकते हैं। ग्लोब की उत्पत्ति कर ली अपन ने। काम किस में आता है ये ग्लोब, काम में आता है किसी महाद्वीप की, महासागर की, किसी देश की, ठीक है, या किसी भी स्थान की स्थिति को बताने के लिए इसका उपयोग किया जाता है ग्लोब का। ठीक है, अभी अपन पृथ्वी के संदर्भ में बात करेंगे ग्लोब की। ठीक है, एक बार मैं आपको बना के दिखाता हूं ग्लोब, ग्लोब कैसा होता है। ये गोला खींचा मैंने, ठीक है, जो भी है थोड़ा बहुत टेढ़ा मेढ़ा है ना, फिर भी थोड़ा सा इसको ठीक करते हैं। बन जा बन जा बन जा। ठीक है, हाँ, ये हमारा ग्लोब तैयार हो गया। अभी तैयार नहीं हुआ, अभी बनाते हैं इसको और आगे। ठीक है, ये मैंने इसको थोड़ा सा इधर खींचा, थोड़ा सा इधर खींचा। ठीक है, ठीक है भाई, और दो यूं खींचे मैंने। ठीक, थोड़ा सा इधर मारा राउंड और थोड़ा सा इधर। ठीक है, ये हमारा क्या तैयार हो गया, ग्लोब तैयार हो गया। ठीक है, कुछ इस प्रकार से दिखता है ग्लोब। ये तो हमने किसका बनाया, अपने अर्थ का बनाया है ग्लोब, किसका, पृथ्वी का। ठीक, किसी भी अपन ग्रह का बना सकते हैं, अपन अंतरिक्ष का भी ग्लोब बना सकते हैं। ठीक है, वो बात की बात है। अब इसमें समझना ग्लोब के बारे में छोटी छोटी चीजें बताता हूँ। ये आपको ये कील दिख रही होगी यहाँ से, यहाँ पे ये कील जो कि अंदर, इसके अंदर से निकली हुई है, जिसे अपन क्या कहते हैं, इसका अक्ष, क्या कहते हैं, अक्ष, एक्सिस। ठीक है, एक्सिस, ये इसका अक्ष है, जिससे इस अक्ष के माध्यम से अपन क्या करते हैं, पृथ्वी को पश्चिम से पूर्व की ओर घुमा सकते हैं। ठीक है,
अगर आपसे प्रश्न ये भी पूछ लिया जाए कि पृथ्वी किस दिशा में घूमती है, ठीक भाई, घूमना तो करती है, ये तो पता है, वह पृथ्वी अपने अक्ष पर भी घूमती है और सूर्य के चारों ओर भी चक्कर लगाती है, तो अपने अक्ष पर किस दिशा से किस दिशा में घूमती है, तो ये ध्यान रखना, आपको बताना है पृथ्वी घूमती है पश्चिम से पूर्व की ओर, ठीक है, पश्चिम से पूर्व की ओर। अब अपन यहाँ पे पश्चिम पूर्व का ध्यान कैसे करते हैं, सबसे पहले अपन कागज पे या किसी ब्लैक बोर्ड पे या किसी पे भी अपन देखते हैं ना, तो उसमें ऊपर की ओर होता है उत्तर, नॉर्थ, नीचे होता है साउथ, ठीक है। और दिक्कत सर ये तो हमें पता है, नॉर्थ का और साउथ का तो हम पता लगा लेते हैं भाई, सबसे ऊपर नॉर्थ, ठीक है, और नीचे उसके अपोजिट में साउथ, पर हमारे कंफ्यूजन होता है कि ईस्ट किधर आएगा और वेस्ट किधर आएगा, पश्चिम किधर आएगा, पूर्व किधर आएगा, ठीक है। तो उसके लिए मैंने एक क्लास में, यूट्यूब पे क्लास भी है, उसमें मैंने एक ट्रिक बताई थी कि आप इस शब्द से, ठीक है, इस शब्द से आप पता लगा सकते हो कि पश्चिम किधर आएगी, पूर्व किधर आएगी, ठीक है। पहले क्या दिख रहा है शब्द में, सर हमें पै दिख रहा है, तो पै को लिखो पहले, ठीक है सर, लिख लिया हमने। बाद में आधे अक्षर को हमने छोड़ दिया, ठीक, बाद में क्या लिख रहा है सर, पू लिख रहा है, तो पू को लिखो इधर, ठीक है। अब अपन पश्चिम और पूर्व को शॉर्ट में ये तो लिखते हैं, पश्चिम पै का और पूर्व पू का, ठीक है, ये आपने कर लिया, ये हो गई ईस्ट और ये हो गया वेस्ट, ठीक, ये हो गया, हमने दिशाओं का निर्धारण इस प्रकार से कर लिया, ठीक है भाई। आगे बात करते हैं, इसको अपन पश्चिम से पूर्व की ओर घुमा सकते हैं और किसी भी देश, महाद्वीप, महासागर आदि का अपन क्या कर सकते हैं, स्थान निर्धारित कर सकते हैं, उसको ढूंढ सकते हैं कि भाई हाँ किस अक्षांश पे किस देशांतर पे स्थित है, ठीक है। अक्षांश देशांतर का मुख्य काम भी क्या होता है, इसका रीजन क्या होता है भाई, अब पृथ्वी पे ऐसी कोई रेखा नहीं है, एक चीज और क्लियर कर दो आपके, पृथ्वी पे ऐसी कोई अक्षांश रेखा देशांतर रेखा नहीं बनी हुई है। अपन क्या करते हैं, किसी देश स्थान के बारे में स्थिति का निर्धारण करने के लिए हमने ये काल्पनिक रेखाएं बनाई है, जो कि एक ग्लोब पे बनाई गई है, ठीक है। आ गई बात समझ में इतनी, ये एक काल्पनिक रेखाएं हैं दोनों, इन दोनों का उपयोग क्यों किया हमने, ये इसको बनाने का, इनको खींचने का रीजन क्या है, तो रीजन यही है, किसी देश की, महाद्वीप की, महासागर की या किसी भी स्थान की लोकेशन पता करने के लिए, लोकेशन पता करने के लिए। जैसे फॉर एग्जांपल भारत का अक्षांश देशांतरीय विस्तार में बताऊं आपको, 8 डिग्री 4 मिनट 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश, ठीक है, और 68 डिग्री 7 मिनट पूर्व से और 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर, पूर्वी देशांतर, ये भारत का क्या है, अक्षांशीय देशांतरीय विस्तार है। अब अपन इससे इनको ग्लोब के माध्यम से देख के अपन ये बता सकते हैं कि हाँ भारत यहाँ पे स्थित है। अगर किसी को ये चीज पता लग जाए कि भाई भारत का अक्षांशीय विस्तार ये, देशांतरीय विस्तार ये है, तो अपन बता सकते हैं कि भारत मानचित्र में उस ग्लोब के अंदर कहाँ पे स्थित है, ठीक है। तो यही मुख्य काम होता है किसी भी देश का, किसी भी राज्य का, किसी भी स्थान का। आप अपने घर का भी निकाल सकते हो इससे, गूगल मैप पे जाना और अपने घर की लोकेशन डालना उसमें, ठीक है, वहां से लोकेशन भी चेक कर सकते हो कि हमारा घर कहाँ पे है, कितने डिग्री पे, कितने मिनट पे स्थित है, ठीक है, उत्तर अक्षांश पे स्थित है या दक्षिण उत्तर अक्षांश पे या दक्षिण अक्षांश पे, ठीक है, कहाँ पे भी स्थित है आप देख सकते हो उसमें अपनी लोकेशन के हिसाब से, ठीक है। तो इसका मुख्य कारण क्या है, अक्षांश देशांतर का, किसी भी स्थान, देश, महासागर, महाद्वीप, किसी का भी लोकेशन पता करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है, ठीक है। जब अपन इनको अलग अलग पढ़ते हैं दोनों को, फिर दोनों का उपयोग अलग अलग हो जाता है, ठीक है। अक्षांश का अलग से उपयोग बन जाता है एक, और देशांतर का अलग से, मगर दोनों को अपन कंबाइन में पढ़ते हैं तब इसका क्या होता है अर्थ, किसी भी स्थान की लोकेशन या स्थिति का पता करने के लिए इनका प्रयोग किया जाता है, ठीक है। इतनी बात हो गई। अब सुनना ग्लोब के बारे में थोड़ी सी बातें और। हाँ, ग्लोब का आज से 150 साल पहले यूनानियों ने इस्तेमाल किया था। कितने वर्ष पहले, 150 वर्ष पहले यूनानियों ने इसका उपयोग किया। यूनानियों ने इसका क्या किया था, उपयोग, ठीक है, उपयोग। आ गई बात समझ में। अब सबसे पुराना अभी तक जो अपने पास ग्लोब है वो है 1492 का। कब का है, 1492 का एक ग्लोब है जो अभी भी अपने पास सजीव अवस्था में, अर्थात अपने पास है, मौजूद रखा हुआ है, ठीक है। कहाँ ये मुझे भी नहीं पता, पर है अपने पास, जो कि किसके द्वारा बनाया गया था, मार्टिन बेहेम के द्वारा, ठीक है। अब तक का अगर प्रश्न पूछ लिया जाए, अब तक का सजीव, ठीक है, ग्लोब कौन सा है, कब बनाया गया था, किसके द्वारा बनाया गया था, तो 1492 में मार्टिन बेहेम
बेहन नहीं, बेहेम के द्वारा बनाया गया था, ठीक है। और इस ग्लोब का क्या नाम था? एडॉर्फ फेल, ठीक है। ग्लोब का नाम था एडॉर्फ फेल, जो कि किसके द्वारा बनाया गया था? मार्टिन बेहेम के द्वारा 1492 के अंदर इसको बनाया गया था, इसको निर्मित किया गया था, ठीक है। अब अपन आगे बात करते हैं, ग्लोब के बारे में अपन ने बात कर ली। अब अपन को यह भी पता है कि जो अपनी पृथ्वी का आकार है, ठीक है, अपनी पृथ्वी का आकार कैसा है? सर अपने पिछली कक्षा में बताया था, भू आब आकार की है हमारी पृथ्वी, भू आब आकार की, जिसे अपन क्या कहते हैं? जियोइड, ठीक है। जियोड, GEOID, ठीक है। जियोड आकार की हमारी क्या है? पृथ्वी है, ठीक। अब प्रश्न ये भी आएगा कि जियोड आकार हम आपको कैसे पता लगा भाई जियोड आकार की है? भाई जियोड का मतलब क्या होता है? ध्रुवों पे चपटी और भूमध्य जो विषुवत रेखा है उस पे आसपास क्या है? उभरी हुई है, ठीक है। इसका पता कैसे लगा? हमें तो ये समझाओ। पता ऐसे लगा, एक छोटी सी कहानी सुनाता हूं, ठीक है। कहानी क्या है? बात है 1671 की, ठीक है, 1671, ठीक है, 1671 की। 1671 में क्या हुआ? एक विद्वान था, ठीक है, फ्रांस का खगोल शास्त्री था, जिसका नाम है जहां रीचर, ठीक है, जहां रीचर, ठीक। उसको फ्रांस के राजा, जिसका नाम था लुई 14, कौन था? लुई 14, ठीक है। एक लिखता हूं यहां पे मैं 1671 में, ये मैंने सन लिखा। और खगोल शास्त्री कौन था? जहां रीचर, रिचर, ठीक है। इसको फ्रांस के राजा ने, कहां के राजा ने? फ्रांस के राजा ने, जिस राजा का नाम था लुई 14, लुई 14, ठीक है। इसने इसको भेजा कहां पे? दक्षिणी अमेरिका के एक द्वीप पे, ठीक है, दक्षिणी अमेरिका के एक द्वीप पे इसको भेजा। अब जब ये वहां पे द्वीप पे गया, कौन? जहां रीचर इस द्वीप पे गया, तो इसके पास थी एक पेंडुलम वाली घड़ी, ठीक है। क्या थी? पेंडुलम घड़ी थी। अब जब ये उस घड़ी के साथ वहां पे गया, भाई समय देखने के लिए चाहिए घड़ी, अब घड़ी को लेकर जब ये वहां गया तो वो घड़ी क्या हो गई? धीमी हो गई, ठीक है। जैसे अब चल रही है जिस समय के हिसाब से, वहां जाने के बाद ये पेंडुलम घड़ी की गति क्या हो गई? गति क्या हो गई? धीमी हो गई। अब गति धीमी होने के कारण इसने सोचा यार ये क्या चक्कर हुआ, क्या बात हो गई? घड़ी की गति धीमी हो गई, ठीक है। और धीमी कितनी हुई? फ्रांस के समय से 2.5 मिनट, ठीक है, प्रतिदिन 2.5 मिनट पीछे चल रही थी ये घड़ी इसकी। अब उस टाइम इसके थोड़ी कंफ्यूजन है यार घड़ी पीछे क्यों चल रही है। फिर सोचा कोई हो गया होगा, कोई कारण हो गया होगा। जब ये वहां से वापस भी आ गया, ठीक है, इसने ज्यादा थोड़ा एक बार डाउट आया था, इसकी कंफ्यूजन आई थी कि दिमाग में ये चीज खटकी तो थी कि अरे घड़ी, पेंडुलम घड़ी यहां आने के बाद 2.5 मिनट पीछे क्यों चली गई, ठीक है, 2.5 मिनट पीछे क्यों चल रही है फ्रांस के समय से। पर इसने सोचा क्या पता, क्योंकि इसको पता नहीं था उस टाइम पे, ठीक। फिर आता है समय 1687 का। 1687 में न्यूटन महोदय के द्वारा साइंस में नियम दिया गया गुरुत्वाकर्षण गति का, ठीक है, गुरुत्वाकर्षण व गति का नियम दिया गया, नियम प्रकाशित किया इन्होंने। तब इसको पता लगा कि हाँ, घड़ी की गति कम होने का कारण क्या था? कम होने का कारण क्या था? विषुवत रेखा, जहां ये गया था दक्षिण अमेरिका के द्वीप पे गया था, वो विषुवत रेखा के समीप था। और जो फ्रांस है वो उत्तर में स्थित है, उत्तरी ध्रुव के पास, ठीक। अब ये उत्तरी ध्रुव से और जब विषुवत रेखा के समीप आया तो उसकी घड़ी में क्या हुआ? धीमापन आया, घड़ी क्या हो गई? स्लो हो गई। तब इसके दिमाग में ये चीज खटकी, ये चीज आई कि हाँ अब समझा इसका क्या चक्कर हुआ, ये फंडा क्या है। फंडा इसके तब समझ में आया, फंडा ये था कि विषुवत रेखा क्या है? पृथ्वी के केंद्र से थोड़ा दूर है, ठीक है। विषुवत रेखा के अंदर क्या है? उभार है, हमने अभी बात की तो उसको सिद्ध कर रहे हैं अपन, ठीक है, उभार है। इसका मतलब केंद्र से वो क्या है? विषुवत रेखा का वो उभार दूर है, ठीक है। वहीं अपने जो ध्रुव है, दक्षिणी ध्रुव और
उत्तरी ध्रुव, वो क्या है, पृथ्वी के केंद्र के नजदीक है, किसकी तुलना में, विषुवत रेखा की तुलना में। ठीक है, जैसे एक बार आकार में बना के दिखाऊं, जैसे हमारी पृथ्वी यहाँ पे ऐसे है, ध्रुवों के पास ऐसे थोड़ी उभरी हुई विषुवत रेखा पर, और ध्रुव पे थोड़ी चपटी है। ठीक, तो अब जैसे पृथ्वी का केंद्र ये है, तो ये दूरी थोड़ी ज्यादा होगी बजाय इसके, ये कम है। ठीक है, तो यही बात इसको ये दिमाग में ये आई कि हाँ अपन यहाँ पे गए थे विषुवत रेखा के समीप, तब हमारी घड़ी धीमी हो गई थी, इसका मतलब वहां पे गुरुत्वाकर्षण कम था। ठीक, ध्रुवों के पास अपन आए तो अपनी घड़ी वापस से सही टाइम से चलने लग गई। इसका मतलब ये चीज तो क्लियर हो गई कि विषुवत वृत्त के पास या विषुवत रेखा के पास उभार के कारण पृथ्वी के अंदर जो गुरुत्वाकर्षण बल है वो क्या होता है, कम होता है। ठीक है, तो अपन एक चीज ये लिख सकते हैं कि गुरुत्वाकर्षण बल ध्रुवों पे क्या है, अधिक है, ध्रुवों पर क्या है, अधिक है। ठीक, अधिक है। ठीक है, ये चीज आपको ध्यान रखनी है। अब पृथ्वी के अंदर जो विषुवत रेखा के पास जो उभार है वो क्यों आया, तो पृथ्वी के अंदर जब पृथ्वी घूमती है तो इसके अंदर एक बल काम करता है, केंद्र प्रसारक बल, केंद्र प्रसारक बल, जो कि अंदर से बाहर की ओर धकेलने वाला बल होता है। ठीक है, केंद्र से बाहर की ओर धकेलने वाला बल होता है, जिसे अपन कहते हैं अप केंद्रीय बल भी, इसे अपन क्या कह सकते हैं, अप केंद्रीय बल। इसके कारण पृथ्वी क्या है, ध्रुव पे चपटी है और भूमध्य वृत्त के पास उभरी हुई है। ठीक है, आ गई ये कहानी समझ में? ठीक है गुरुजी, आ गई समझ में। अब अपन बात करते हैं थोड़ा सा अक्षांशों की ओर बात करते हैं, थोड़ा बढ़ते हैं इधर। ठीक है, अक्षांशों के बारे में पढ़ते हैं थोड़ा थोड़ा। ठीक, उसके बाद देशांतरों के बारे में, और थोड़ा अपन समय का निर्धारण करना भी आज की कक्षा में सीख जाएंगे। ठीक है, जहां तक मुझे लगता है। आगे बात करते हैं थोड़ा सा अक्षांशों की ओर। ठीक है, अक्षांशों को अगर अपन अकेले में पढ़ते हैं, ठीक है, जब इनको अकेला सिंगल पढ़ते हैं, सिंगल वे में, तो इसका काम क्या हो जाता है, किसी क्षेत्र का तापमान बताना। ठीक है, अक्षांश को अगर अपन अकेले में पढ़ते हैं, ठीक, अक्षांश को अगर अपन अलग से पढ़ते हैं, ठीक है, LATITUDE लेटीट्यूड। ठीक है, हाँ, इसको अगर अपन अलग से पढ़ते हैं तो ये किसका निर्धारण करता है, तापमान का। ठीक है, इसके द्वारा अपन तापमान का निर्धारण कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं समझना, यह हमारा ग्लोब है, इस पे 3-4 रेखाएं महत्वपूर्ण है। क्या है, 3-4 रेखाएं महत्वपूर्ण है। कौन कौन सी है महत्वपूर्ण रेखाएं, अभी उसकी बात करते हैं। ठीक, ये आ गया। ठीक, अरे यार पृथ्वी नहीं बनानी आ रही है, अभी से ही बन रही है। देखो आप तो, ठीक है, यहां पे 0 डिग्री, ठीक, 0 डिग्री, ये क्या है, सबसे लंबी अक्षांश रेखा। ठीक है, सबसे लंबी अक्षांश रेखा 0 डिग्री पे, जिसे अपन क्या कहते हैं, विषुवत रेखा, विषुवत भूमध्य रेखा। ठीक है, विषुवत रेखा या फिर भूमध्य रेखा, इसे इक्वेटर लाइन भी कहते हैं इंग्लिश में। ठीक, अब 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश पे एक रेखा स्थित है, जिसका नाम है कर्क रेखा। ठीक है भाई, और 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश पे, 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश पे एक रेखा स्थित है, जिसका नाम है मकर रेखा। ठीक, कर्क रेखा, उत्तरी अक्षांश। ठीक, हाँ, आगे बात करते हैं 66.5 डिग्री पे, कितने डिग्री पे, 66.5 डिग्री पे एक रेखा स्थित है। ठीक है, वैसे तो प्रत्येक डिग्री पे रेखाएं स्थित है। ठीक है, बट अपन महत्वपूर्ण जो है, इंपोर्टेंट है, उनकी ही बात कर रहे हैं। ठीक है, वरना प्रत्येक अंश पे क्या है, रेखा खींची हुई है। अक्षांश रेखाएं किसे कहते हैं, वह काल्पनिक रेखा जो पश्चिम से पूर्व की ओर खींची जाती है। ठीक है, और किसका निर्धारण करती है, तापमान का निर्धारण भी करती है। ठीक, पश्चिम से पूर्व की ओर खींची जाती है, और विषुवत रेखा के समानांतर उत्तर और दक्षिण दोनों में खींची होती है। ठीक है, उन्हें अपन क्या कहते हैं, अक्षांश रेखाएं कहते हैं। अक्षांश रेखाओं को अंश में मापा जाता है, अंश का तात्पर्य क्या है, डिग्री में। ठीक है, अंश डिग्री में मापा जाता है इनको। ठीक,
आगे बात करते हैं। फिर यहाँ पे 90 डिग्री उत्तर अक्षांश पे एक और रेखा नहीं है, यहाँ पे तो बिंदु है, ठीक। वहीं अपन बात करें 66.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश पे, दक्षिण अक्षांश पे यहाँ पे नहीं बताया ना, 66.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश पे यहाँ पे स्थित है आर्कटिक वृत्त, आर्कटिक वृत्त, ठीक। और यहाँ पे स्थित है अंटार्कटिक वृत्त, अंटार्कटिक वृत्त। अब जो 90 डिग्री उत्तरी अक्षांश को कहेंगे अपन उत्तरी ध्रुव, नॉर्थ पोल, और 90 डिग्री जो दक्षिण अक्षांश पे है उसको साउथ पोल, ठीक। दक्षिणी ध्रुव, दक्षिणी ध्रुव। ये बात हो गई, ठीक है भाई साहब, आज ये बात हो गई। अब इनकी आवश्यकता हमें कब पड़ती है? जब हम ताप कटिबंध पढ़ते हैं, हीट जोन्स। क्या पढ़ते हैं अपन? हीट जोन्स, ठीक है। हीट जोन्स, हीट जोन्स अगर अपन पृथ्वी पे देखें तो मुख्य रूप से 3 हीट जोन्स है, मुख्य रूप से 3 हीट जोन्स है, ठीक है। वो भी अपन अभी बात करेंगे, इसको यहीं रहने देते हैं, इसी के अंदर आपको मैं समझा दूंगा, ठीक है भाई। आगे अपन बात करते हैं, अगर आपसे प्रश्न पूछ लिया जाए कि कुल अक्षांशों की, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने 0 लिखा, ठीक, यहाँ पे मैंने 90 लिखा, तो अब 0 से 90 इधर होंगी और 90 इधर होंगी, ठीक। 0 को छोड़ के 90 ऊपर की तरफ और 90 नीचे की तरफ, तो जोड़ो इनको, 90 प्लस 90 और एक 0 वाली, कितनी हो गई? 181। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि कुल अक्षांश कितने होते हैं, क्या प्रश्न पूछ लीजिए, कुल अक्षांशों की संख्या, लिखो यहां पे मैं, कुल अक्षांशों की संख्या, अक्षांशों की संख्या अगर आपसे पूछ ली जाए तो क्या लिखना है आपको? 181, ठीक है। 181, 181। अगर कुल अक्षांश पूछ लिया जाए तो क्या लिखना है? 181। क्योंकि, और अगर आपसे, वो रीजन बाद में बताऊंगा, अगर आपसे कुल अक्षांश रेखाएं पूछ ले, कुल अक्षांश रेखाएं अगर आपसे पूछ ले, तब आपको लिखना है 179, 179। वो क्यों? वो क्यों? 2 कहां गई भाई? आप प्रश्न उठना चाहिए ना, कुल अक्षांशों की संख्या 181 और कुल अक्षांश रेखाओं की संख्या 179। इसका रीजन क्या है? तो रीजन सुनना, उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव पे जाते जाते जो ये रेखाएं हैं वो क्या हो जाती है? एक बिंदु के रूप में परिवर्तित हो जाती है, ठीक है। तो ये 2 तो क्या है? बिंदु है, ठीक है। तो हमने 181 में से 2 माइनस कर दिया तो हमारे पास क्या निकल के आती है? अक्षांश रेखा है। तो अक्षांश रेखा है तो कुल कितनी है? 179। और कुल अक्षांश कितने हैं? 181, क्योंकि इसमें 2 बिंदु भी तो है, ऐड कर दिया अपने, उत्तरी ध्रुव वाला और दक्षिणी ध्रुव वाला, ठीक है। नॉर्थ पोल का और साउथ पोल का हमने 2 बिंदुओं को ऐड किया, तब कुल अक्षांशों की संख्या 181 निकल के आई। अगर रेखाओं की पूछ ले तो क्या लिखना है? 179, ठीक। हाँ, एक फैक्ट वाली बात इसमें यह सुनना, जब अपन ध्रुवों की विषुवत रेखा से ध्रुवों की तरफ जाते हैं, या ऊपर की तरफ या फिर नीचे की तरफ, जब अपन ध्रुवों की तरफ जाते हैं तो जो अक्षांश रेखा है उसकी लंबाई क्या हो जाती है? कम, ठीक है। मैं लिखूं यहाँ पे विषुवत रेखा से, विषुवत रेखा से ध्रुवों की तरफ जाने पर अक्षांश रेखाओं की लंबाई क्या हो जाती है? अक्षांश रेखाओं की लंबाई क्या होती है? कम होती जाती है, कम होती जाती है, ठीक। ये चीज मैंने लिख दी। विषुवत रेखा से ध्रुवों की तरफ जाने पर अक्षांश रेखाओं की लंबाई क्या होती जाती है? कम होती जाती है, ठीक। इतनी बात आ गई समझ में? अब सुनना, अपन बात करते हैं अब ताप कटिबंधों की, ठीक है। ताप कटिबंध किस पे निर्भर करते हैं? अक्षांश रेखाओं पे, ठीक। अब जैसे आप किसी चीज को लिख रहे हो, जैसे मैंने कर्क रेखा के बारे में पूछा आपसे, कर्क रेखा कहाँ स्थित है? तो आपने क्या कहा? 23.5 डिग्री, इतना लिख के छोड़ दिया। मैंने आपसे प्रश्न पूछा कि कर्क रेखा कहाँ स्थित है, किस अक्षांश पे स्थित है, तो आपने क्या लिखा? 23.5 डिग्री। अब आपका मैंने नंबर काट लिया, इसमें मैंने कितना दे दिया आपको? 0 दे दिया। आपने पूछा सर 23.5 डिग्री पे स्थित है, तो आपने नंबर क्यों काटा? क्यों काटा? रीजन बताओ, आपने नंबर क्यों काटा 23.5 डिग्री लिखने पर भी? तो मैंने आपसे कहा कि आपने इसके आगे क्या नहीं लगाया? उत्तरी अक्षांश नहीं लिखा। सर 2 अक्षर नहीं लिखे तो क्या पूरा नंबर काटोगे? आधा नंबर तो दो, रीजन है ना, आधा नंबर तो दो, क्या पूरा नंबर ही काटोगे?
अब एक चीज बताओ, आपने ये नहीं लगाया सर, ये तो नहीं लगाया, बाकी तो लिख दिया ना, जो मेन चीज वो तो लिख दी भाई, उत्तरी अक्षांश तो नहीं लगाया भाई। छोटी सी गलती है, छोटी सी गलती मत समझना। अगर नंबर कट रहा है ना आपका, तो मान लेना कट रहा है तो कटने देना। क्यों? सबसे बड़ी गलती ये है। अब आपसे पूछ लिया जाए कि जो है, मैं ये लिखूं कि चंद्रपुर कहाँ है, चंद्रपुर कहाँ है? वैसे तो ये महाराष्ट्र में है, महाराष्ट्र में है चंद्रपुर, तो वैसे तो महाराष्ट्र में है। पर मैं आपसे पूछूं कि चंद्रपुर कहाँ है, तो आपने सीधा लिखा कि सर 20 डिग्री पे स्थित है। अब कौन सा 20 डिग्री, उत्तर वाला या दक्षिण वाला? दो 20 डिग्री अपने पास। वैसे 23.5 डिग्री पे अपने कितने हैं? दो है। 23.5 उत्तर वाला या दक्षिण वाला? 23.5 को तुम्हें कर्क रेखा क्यों मान के, मैं मकर रेखा भी मान सकता था ना भाई। आपने 23.5 डिग्री लिख दिया, आपने आगे उत्तरी अक्षांश नहीं लगाया, तो मैं इसको मकर रेखा मान सकता हूँ। वैसे ही 20 डिग्री को मैं चंद्रपुरी क्यों मानू? ब्राजील का शहर है बेलो होरिटेंज, ठीक है, बेलो होरिटेंज करके कुछ ऐसा एक शहर है, वो भी तो मैं मान सकता हूँ 20 डिग्री को। चंद्रपुरी क्यों मानू? अगर आपने उत्तर लगाया होता तो मैं चंद्रपुर मानू, वैसे आपने अगर उत्तर अक्षांश लगाया तो मैं कर्क रेखा मानू, वरना मेरा मानने में क्या, मैं कर्क रेखा मान सकता हूँ इसको। तो ये है कि अगर आप किसी भी अक्षांश रेखा को लिखो तो उसके आगे वो उत्तर में है या दक्षिण में है, ये चीज जरूर लिखना, ठीक है। ये छोटी सी गलती नहीं है, बहुत बड़ी गलती है, आपकी नजर में छोटी सी होगी, वरना ये बहुत बड़ी गलती है, मारे जाओगे अगर छोड़ दिया तो, ठीक है। अब बात करते हैं तापगट्य बिंदु की। क्या होता है तापगट्य, ठीक है, व्हाट इज दिस हीट जोन्स, ठीक है, व्हाट इज हीट जोन्स, इंग्लिश खतरनाक, वाह, ठीक है। अपन बात करते हैं किसकी, तापगट्य बिंदु की। क्या होते हैं तापगट्य बिंदु, ठीक, अब समझना। मैंने यहां पे बनाई पृथ्वी, ठीक है, क्या बना है, पृथ्वी ग्लोब, ठीक है, ये बना दिया मैंने। अब इसके अंदर समझना, ये हमारी 0 डिग्री पे क्या है, 0 डिग्री पे हमारी है विषुवत रेखा, विषुवत रेखा, ठीक, ये हमारी 0 डिग्री पे विषुवत वृत्त भी बोल सकते हैं इसको, विषुवत वृत्त, ठीक। अब ये पढ़ने देगा 23.5 डिग्री पे, ठीक, 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश, 23.5 डिग्री दक्षिण अक्षांश पे मकर रेखा थी, और 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश, इस पे हमारी कौन सी है, उत्तरी अक्षांश, ठीक है। इस पे हमारी कौन सी रेखा है, तो इस पे हमारी है विषुवत रेखा, सीधी होती है ना, ये हमारे द्वारा खींची गई काल्पनिक रेखा है। बाकी फिर दोनों साइड कम होती होती होती, फिर ऊपर बिंदु के रूप में और नीचे भी बिंदु के रूप में चली जाती है, ठीक है। ये हमारी विषुवत वृत्त हो गया, ये ऊपर मकर कर्क रेखा हो गई, और ये हो गई मकर रेखा, ठीक, इतनी बात हो गई। आगे आता है 66.5 डिग्री पे, 66.5 डिग्री पे, 66.5 डिग्री दक्षिण अक्षांश पे क्या आता है, अंटार्कटिक वर्त, ठीक है, अंटार्कटिक वृत्त, ठीक। और वहीं ऊपर 66.5 डिग्री पे क्या आता है, 66.5 डिग्री पे आर्कटिक वृत्त, ठीक है, आर्कटिक वृत्त, इसको रट लेना भाई। यहां पे 90 डिग्री दक्षिण अक्षांश पे क्या आता है, दक्षिणी ध्रुव, दक्षिण ध्रुव, और वहीं 90 डिग्री उत्तर में क्या आता है, उत्तरी अक्षांश पे उत्तरी ध्रुव, ठीक, उत्तरी ध्रुव, हो गई इनकी बात। अब अपन बात करते हैं तापगट्य बिंदु की, ठीक। अब जैसे यहां पे सूर्य है, ठीक, ये सूर्य है, तो इसका जो इसकी जो किरण होती है ना, इस पे सीधी पड़ती है, यहाँ पे इस वाले एरिया में। ये वाला एरिया कौन सा है, कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच में सूर्य किरण क्या होती है, सीधी पड़ती है, यहाँ पे क्या पड़ती है, सीधी पड़ती है। इस कारण वर्ष भर तापमान क्या रहता है, थोड़ा उच्च रहता है, ठीक है, तापमान क्या रहता है,
ज्यादा रहता है। अब ज्यादा तापमान है तो अपन इसको क्या कहते हैं भाई, गर्मी है यहाँ पे, ठीक है। और गर्मी है तो गर्मी को अपन क्या बोलते हैं, उष्ण संस्कृत में, ठीक है। क्या बोलते हैं संस्कृत में, उष्ण, ठीक है। तो ये कर्क रेखा से लेके और मकर रेखा तक का जो क्षेत्र है, ठीक है, 23.5 उत्तरी अक्षांश से लेकर 23.5 डिग्री दक्षिण अक्षांश तक का जो क्षेत्र है वो क्या है, उष्ण है भाई, क्योंकि सूर्य किरणें सीधी पड़ती है वहां पे। अब उष्ण है तो कौन सा कटिबंध बन जाएगा, उष्ण कटिबंध। कौन सा कटिबंध, उष्ण कटिबंध बन गया भाई, ठीक है। आगे देखते हैं। अब धीरे धीरे सूर्य की किरणें यहाँ पे कैसी पड़ेंगी, अब यहाँ पे जाके थोड़ी तिरछी हो गई ना, हो गई ना तिरछी, यहाँ पे भी आके थोड़ी तिरछी हो गई, तो यहाँ पे हल्की हल्की तिरछी पड़ती तो है, पर क्या कैसी पड़ती है, तिरछी पड़ती है। अब तिरछी पड़ रही है तो यहाँ पे क्या होगा, थोड़ी थोड़ी गर्मी थोड़ी थोड़ी सर्दी, ठीक है। कैसी, गर्मी सर्दी, इस वाले एरिया में और इस वाले एरिया में, ठीक है। कहां से, कर्क रेखा से आर्कटिक वृत्त तक और मकर रेखा से अंटार्कटिक वृत्त तक। अब जो ये एरिया है इसमें कैसी मौसम रहता है, कैसी जलवायु रहती है, कभी गर्मी कभी सर्दी, क्योंकि यहाँ पे सूर्य किरण क्या पड़ रही है, तिरछी पड़ रही है यहाँ पे, ठीक है। अब तिरछी पड़ रही है तो कभी सर्दी और कभी गर्मी, दोनों कारण होंगे यहाँ पे, ठीक। अब सर्दी और गर्मी थोड़ी थोड़ी है, यानी कि ज्यादा गर्मी भी नहीं है ज्यादा सर्दी भी नहीं है, तो अपन इसको क्या कहते हैं, शीत और उष्ण। शीत मतलब सर्दी और उष्ण मतलब गर्मी, तो क्या बना, शीतोष्ण कटिबंध, शीतोष्ण कटिबंध, ठीक भाई। ना तो ज्यादा सर्दी होती है और ना ही ज्यादा गर्मी होती है, शीतोष्ण कटिबंध बन गया, ठीक है। शीतोष्ण कटिबंध। अब अपन इसको क्या बोल सकते हैं, इसको उत्तरी शीतोष्ण कटिबंध और इसको दक्षिणी शीतोष्ण कटिबंध, ठीक है। पर दोनों क्या है, शीतोष्ण कटिबंध है। शीतोष्ण कटिबंध कहां से शुरू होता है, कर्क रेखा से आर्कटिक वृत्त तक और मकर रेखा से अंटार्कटिक वृत्त तक, ठीक। 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश से 66.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश, 23.5 डिग्री दक्षिण अक्षांश से 66.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश, ठीक है। दोनों में शीतोष्ण कटिबंध। अब बच गए ये वाला पार्ट, ठीक। अब इस वाले पार्ट में क्या होता है, सूर्य की किरणें क्या है, क्षितिज पे पड़ती है, बिल्कुल ना के बराबर। यहाँ पे ध्रुवों पे क्या होता है, दिन और रात 6 महीने का दिन 6 महीने की रात होती है, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्षितिज पे सूर्य की किरणें पड़ती है, कैसी पड़ती है, क्षितिज पे, बिल्कुल तल पे, ठीक है। इस प्रकार से सूर्य की किरणें पड़ती है, क्योंकि ज्यादा ऊपर हो गया, ठीक। अब यहाँ पे क्या होगा, अब सूर्य की किरणें नहीं पहुंच पा रही है तो क्या होगा, सर्दी होगी, ठंड होगी, तो अपन इसको क्या बोलते हैं, शीत कटिबंध। क्या बोलते हैं, शीत कटिबंध। और ये भी कौन सा है, शीत कटिबंध, ठीक। आ गई बात समझ, वही इसको दक्षिणी शीत कटिबंध और इसको उत्तरी शीत कटिबंध, ठीक है। तो उष्ण कटिबंध 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश कर्क रेखा से लेकर 23.5 डिग्री दक्षिण अक्षांश मकर रेखा तक उष्ण कटिबंध, ठीक। उसके बाद शीतोष्ण कटिबंध 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश से लेकर 66.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश तक शीतोष्ण कटिबंध, और 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश से लेकर 66.5 डिग्री दक्षिण अक्षांश तक क्या है, शीतोष्ण कटिबंध है। वहीं अपन बात करें शीत कटिबंध की, तो 66.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश से 90 डिग्री दक्षिणी अक्षांश तक शीत कटिबंध है। वहीं 66.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश से लेकर 90 डिग्री उत्तरी अक्षांश तक भी क्या है, शीत कटिबंध है, ठीक है। ये हमारे क्या है, थोड़े हीट जोन्स, ठीक है, हीट जोन्स है, ठीक है। इसका ध्यान रखना विशेष से, ठीक है। आगे बात समझ में, अभी मैंने बताया था कि भाई अक्षांश रेखाओं को किस में उपयोग किया जाता है, तापमान ज्ञात करने में। तो अपन ने किसके द्वारा तापमान का निर्धारण किया, अक्षांश रेखाओं की, क्योंकि ये सारी क्या है, अक्षांश रेखा ही है, ठीक है। तो इनको ध्यान रखना, कुछ कुछ महत्वपूर्ण है, जैसे 66.5 डिग्री आर्कटिक वृत्त और 23.5 डिग्री कर्क रेखा विषुवत वृत्त और मकर रेखा और अंटार्कटिक वृत्त, फिर ये दोनों अपने ध्रुव आ जाते हैं, ठीक है। अब जो हमारी नेक्स्ट क्लास होगी उसमें अपन देशांतर की बात करेंगे, क्योंकि इसमें देशांतर की बात करेंगे तो फिर क्लास हो जाएगी लंबी, ठीक है। फिर अपलोड करने में इसमें दिक्कत होती है, ठीक। तो नेक्स्ट क्लास होगी उसमें अपन देशांतरों के बारे में बात करेंगे, स्थानीय मानक समय के बारे में बात करेंगे, मानक समय ज्ञात कैसे किया जाता है इन पे भी चर्चा करेंगे, ठीक है। और जो देशांतरों के अनुसार जो समय क्षेत्र है उनको लेकर भी चर्चा करेंगे, ठीक है। तो क्लास कैसी लगी, समझ में आया या नहीं आया, ये आपको बताना है, ठीक है। और अगर कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स आपके लिए हमेशा खुला हुआ है, बेझिझक, बिना किसी शंका के, ठीक है, बिना किसी रोक टोक के फटाफट से कमेंट कर दीजिए कोई डाउट है तो, ठीक है। मिलते हैं एक नई क्लास में नए टॉपिक के साथ, ठीक है, और नए आगाज के साथ। और क्लास कैसी लगी फटाफट से बताना। मिलते हैं
नई क्लास में। तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।